हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई आप लोग? मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। ये मिसलेनियस सीरीज़ का एक अनदर छोटा सा वीडियो है। कॉन्सेप्ट है कार्बन डेटिंग। मैं मिसलेनियस सीरीज़ में जब भी मुझे टाइम मिलता है थोड़ा सा, तो मैं कुछ इस तरह की चीज़ें ले लेता हूँ जिसमें स्टूडेंट्स को थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है या कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा उनको एक डाउट रहता है। तो शायद जो मैं बना रहा हूँ, इनके थ्रू यू कैन क्लियर योर डाउट्स एंड you can understand the importance of that particular subtopic in JEE Main and JEE Advanced। तो चलो बात करते हैं आज कुछ कार्बन डेटिंग की। उसका यूज़ क्या है, कहाँ पे यूज़ करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है। और JEE एडवांस्ड में एक क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर 2006 में। इट वॉज ए वंडरफुल क्वेश्चन, अ लिटिल मिसअंडरस्टूड क्वेश्चन। क्या है वो क्वेश्चन, वो भी बात करेंगे। लिखो कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग, कार्बन का मतलब वैसे तो ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन ही तो है, कार्बन की कंपाउंड सी केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक मीन्स समथिंग लिविंग। ये एक्चुअली इट इज यूज्ड टू डिटरमिन द एज ऑफ फॉसिल्स और वुडन लॉक्स और वुडन आर्टिफैक्ट्स। तो कार्बन डेटिंग इज यूज्ड टू डिटरमिन एज ऑफ fossils, wooden artifacts और wooden logs। क्या मतलब? फॉसिल्स जानते हो, जैसे किसी जानवर की हड्डी है, दैट इज कॉल्ड फॉसिल, अवशेष बोलते हैं उनको। तो जैसे जानवर है कोई, उसकी हड्डी मिली, हम ये जानना चाहें कि ये जानवर कब जिंदा रहा होगा, कब ये जिंदा होगा, और जिस दिन मरा था उससे अब तक कितना टाइम गुजर चुका है। सो व्हाट इज द एज ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉसिल। या फिर कोई वुड है, आप जानते हो, जिंदा पेड़। जिंदा पेड़ मतलब ग्रीन प्लांट। कोई ग्रीन प्लांट है, तो ग्रीन प्लांट जब कट करते हैं, कट किया गया होगा तो इट डाइज, वो मर गया। और ग्रीन प्लांट से वो जो लकड़ी सूख गई काटने के बाद में, उसके बाद उसकी कुछ मान लो कोई आर्टिफैक्ट बना दिया, वुडन कोई मूर्ति बना दी, या कोई वुडन लॉग है, और हम चाहें कि उसके अंदर व्हाट इज द एज, मतलब ये कब ग्रीन ट्री था, कब कट किया, तो जिस दिन कट किया उस दिन से अब तक what is its age, that we want to find out. This is the purpose of the carbon dating. So it is used to determine the age of the fossils or the wooden artifacts or wooden logs, मतलब dead beings but some once living। किसकी एज फाइंड आउट कर रहे हैं? dead beings but once living, that the purpose is used। So what is the purpose, what do we do? C14 is used for this purpose। दो तरह की डेटिंग बहुत फेमस होती हैं। हीलियम डेटिंग, जिसे हम रॉक डेटिंग बोलते हैं, वो रॉक्स एंड मिनरल्स या ओर्स की एज फाइंड आउट करने में आता है। एक होता है कार्बन डेटिंग, जो कि डेड बींग्स की एज फाइंड आउट करने में आता है, वंस लिविंग। तो ये हीलियम डेटिंग, कार्बन डेटिंग। वैसे तो डेटिंग और भी कई टाइप की होती हैं जिनका आइडिया आपको पहले से होता है, बस ये दो ही डेटिंग नहीं पता होती। बाकी सारी डेटिंग तो आप समझते हो, जानते हो, नालायक तो कम थोड़ी हो। तो ठीक है, कोई बात नहीं, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ लाइफ। अभी ये वाली डेटिंग, ठीक है ना। तो C14 इज यूज फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस टू डिटरमिन द एज। तो C14 कहाँ प्रोड्यूस होता है? C14 आइसोटोप is produced in upper atmosphere, by capture of neutron by nitrogen। तो ये जो नाइट्रोजन है 714 0N1 न्यूट्रॉन को कैप्चर करता है, कन्वर्स C614 प्लस 1H1 प्रोटॉन। दिस C16 जो C14, देखो नॉर्मल कार्बन 12 जो है दैट इज नॉट रेडियो एक्टिव, इट इज रेडियो एक्टिव। ये रेडियो एक्टिव है एंड अंडरगोज बीटा डीके।
with half life T half 5770 years, 5770 साल की लगभग इसकी हाफ लाइफ होती है और ये बीटा डीके करता है समथिंग लाइक दैट। तो 6C14 इट कन्वर्ट्स टू बीटा डीके, तो इट बिकम्स 7C14 प्लस -1E0 बीटा डीके। और इसकी जो हाफ लाइफ है टी हाफ, जैसे मैंने बताया 5770 ईयर्स, और यही यूज की जाती है फॉर डिटरमिनिंग द एज ऑफ फॉसिल्स एंड वुडन आर्टिफैक्ट्स। होता क्या है पूरी बात समझ लो पहले एक बार। हो क्या रहा है, अपर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन न्यूट्रॉन कैप्चर करता है, और न्यूट्रॉन कैप्चर करने के बाद इट फॉर्म्स कार्बन C14. C14 इज रेडियो एक्टिव, इट डिफ्यूजेज इनटू आवर एटमॉस्फेयर। आवर एटमॉस्फेयर मतलब जहां पर मैं हूं, आप हो, हम सांस ले रहे हैं, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स दो तरीके हो गए यहाँ, एनिमल्स में हम भी शामिल हो गए, जानवर, सबसे बड़ा जानवर है तो इंसान ही है, तो मतलब शेर हो गया, चीता हो गया, कुत्ता बिल्ली चूहे इंसान सब जानवर हो गए एनिमल्स। दूसरा प्लांट्स। अब क्या होता है कि ये C14 जो है डिफ्यूज इनटू आवर एटमॉस्फेयर एंड थ्रू फोटोसिंथेसिस इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द प्लांट्स। और प्लांट्स को जानवर खाते हैं, इंसान खाता है, तो उनके थ्रू भी C14 इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी। तो इसका मतलब जिंदा इंसान के अंदर या जिंदा एनिमल के अंदर और जिंदा प्लांट कौन सा, ग्रीन प्लांट, लिविंग प्लांट, उनके अंदर C14 एब्जॉर्ब होता रहता है इनटू द एटमॉस्फेयर। C14 अच्छा केवल एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, ऐसा थोड़ी है कि C14 एब्जॉर्ब हुआ होता रहा और उसके अंदर अजीब टाइप की स्पेशल ताकत आ गई, हल्क बन गया वो, ऐसे थोड़ी। C14 एब्जॉर्ब होता है बट साथ ही साथ थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड साथ ही साथ वो डिके भी होता है, रेडियो एक्टिव भी तो है ना, इट अंडरगोज डिके। तो लिविंग बींग्स के अंदर, लिविंग प्लांट्स के अंदर, लिविंग एनिमल्स के अंदर देयर एग्जिस्ट अ रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम of C14, that means rate of absorption of the C14 is equal to rate of decay of C14 in the living beings. लिखो next point. In living plants मतलब green plants and living being मतलब एनिमल्स, लिविंग एनिमल्स। देयर एग्जिस्ट अ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, नॉट थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। एक्चुअली बहुत कॉमन इक्विलिब्रियम होता है ना थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, तो मुंह से कई बार वही निकलता है, बट रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। अबाउट C14, तो रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम किस लिए, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ C14 थ्रू फोटोसिंथेसिस is equal to rate of decay of C14। मैंने बताया ना कि थ्रू फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में, एनिमल्स में C14 एब्जॉर्ब होता जाता है, बट ऐसा नहीं कंसंट्रेशन लगातार बढ़ती चली जाए। देयर इज अ रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम एंड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द C14 इज इक्वल टू रेट ऑफ डिके ऑफ C14, क्योंकि डिके भी तो हो रहा है, ये वाला डिके, बीटा डिके। And there becomes a fixed concentration of the C14 in the plants and in animals. There remains a fixed concentration of C14 in living plants and living animals. बट अब बात आती है जब वो प्लांट को कट किया जाता है, मरता है प्लांट, या फिर कोई एनिमल डाइज,
अब एनिमल डाई हो गया, प्लांट कट कर दिया गया, तो सिंथेसिस जो 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 प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस दैट स्टॉप्स, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ द C14 स्टॉप्स बट रेट ऑफ डिके अंडरगोज। C14 का एब्जॉर्प्शन रुक जाता है डेड बीइंग के अंदर, बट डिके कंटिन्यूज एंड बिकॉज ऑफ दैट द कंसंट्रेशन ऑफ C14 कंटिन्यूसली डिक्रीजेस। यही C14 हम डिटरमिन कर लेते हैं यूजिंग द जीगर मूलर काउंटर। जीगर मूलर GM काउंटर बोलते हैं इनको। इनमें जैसे कोई फॉसिल है, उसका छोटा सा एक पाउडर लो सब्सटेंस, या कोई लकड़ी का टुकड़ा है जिसकी एज फाइंड आउट करनी है, उसको लो जीगर मूलर काउंटर में रखो, और एक्सपेरिमेंट होते हैं वो सब। उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हाउ मेनी बीटा डीके इट इज शोइंग। तो डेड एनिमल्स या फिर डेड बीइंग्स और डेड प्लांट्स जो होते हैं, दे स्टॉप absorbing C14 but decay continues and their age can be determined। कैसे डिटरमिन कर सकते हैं? ये वाला पॉइंट भी लिख लो। When a plant is cut, dies or animal dies, C14 absorption stops but decay continues। तो क्या होगा? Therefore with the passage of time C14 concentration decreases in dead beings। डेड बीइंग्स मतलब डेड प्लांट, मतलब लकड़ी का टुकड़ा सूखा हुआ, अब या फिर हड्डी के अंदर C14 की कंसेंट्रेशन घटती जाती है। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट यूज्ड फॉर डिटरमिनिंग द एज। सो व्हाट इज टी एज? एज ऑफ फॉसिल और वुड। डेड वुड, उसकी एज कैसे फाइंड आउट करें? वुड बी इक्वल टू व्हाट? T is equal to 1 upon lambda ln concentration of C14। now नहीं, concentration of C14 in green plant reference upon C14। ये मान लो कंसेंट्रेशन C14 की है इन लिविंग एनिमल, ग्रीन ट्री, अपॉन C14 इन फॉसिल और डेड वुड। अच्छा स्टूडेंट्स को ये कार्बन डेटिंग कब पढ़नी चाहिए? इट इज द पार्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ो तब पढ़ना चाहिए। तो केमिकल काइनेटिक्स में इसको पढ़ना चाहिए। तो टी एज इज इक्वल टू व्हाट? तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 1 अपॉन हाफ लाइफ ln2। तो ln2 अपॉन हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ ऑफ C14 अपॉन ln2 इंटू ln C14 इन लिविंग एनिमल, लिविंग बीइंग, अपॉन C14 इन फॉसिल और डेड वुड। दिस इज द फॉर्मूला। फ्रॉम दिस टी एज कैन बी डिटरमिन्ड। तो गाइज ये फॉर्मूला है। अच्छा समझ लो, आपको तो जानते हो कि टी एज क्या होती है। टी इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन अप कंसेंट्रेशन। आज आपको वो लकड़ी का टुकड़ा मिला, ऑब्वियसली न्यूमरेटर लार्जर होना चाहिए, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, तभी तो एल के अंदर या लॉग के अंदर वाला टर्म जो है अगर ग्रेटर देन 1 होगा तभी तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ पाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉसिल के अंदर कितनी कंसंट्रेशन है? ऑब्वियसली कम होगी, वो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, और उस हड्डी के अंदर की कंसंट्रेशन नीचे आएगी, और जिंदा इंसान के अंदर कितना C14 है या जिंदा एनिमल के अंदर कितना C14 है वो ऊपर आएगा। एंड अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड आउट द एज। ऑफ कोर्स अप्रोक्सीमेशंस आर देयर इन दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द एज ऑफ फॉसिल और द डेड वुड। क्या अब मान लो 20,000 साल है, उस मान लो कोई हड्डी मिली, कोई शेर की हड्डी थी, कोई शेर की हड्डी मिली हमें, और वो हड्डी की एज निकालना चाहो कि ये शेर कब जिंदा रहा होगा, 15,000 साल पहले, 20,000 साल पहले, 25,000 साल पहले, तो फिर
क्या करेंगे, उस हड्डी को लेंगे, हड्डी का थोड़ा सा चूरा लेंगे, उसका सैंपल, और जीगर मुलर काउंटर में देखेंगे कि हाउ मच इज द एक्टिविटी ऑफ द C14 फ्रॉम दैट फॉसिल, दैट इज मेजर्ड। वो कौन हो गया, डिनोमिनेटर, नीचे वाला ये। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जिंदा शेर की हड्डी में देखेंगे कितना C14 है। अब शेर, मैंने गलत एग्जांपल ले लिया, शेर की हड्डी कहां से लाओगे, जिंदा शेर क्या कहेगा, क्या मैं बैठा हूं, ले लो थोड़ा बहुत सैंपल मेरे में से, मैं शेर हूं। अरे चलो शेर छोड़ो, चीता, चीता भी नहीं, अरे कोई चलो चूहा ही ले लो। इसमें ये सब एजम्पशन है, ये भी एजम्पशन है कि C14 की कंसेंट्रेशन जिंदा शेर में 20,000 साल पहले और जिंदा शेर में आज आर सेम। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ एजम्पशन। इवन ये भी अजम्पशन है, शेर ना मिले तो चूहे बिल्ली का ही हड्डी में से देख लो C14 कितना है, तो वी अस्यूम दैट इन द लिविंग लायन एंड द लिविंग कैट द कंसंट्रेशन ऑफ C14 इज सेम। ये भी अजम्पशन है, सारे अजम्पशंस हैं। तो अब ये एज आती है 20,000 साल, 15,000 साल, 200-400 साल अगर इधर उधर हो भी जाए तो एरर होता है, चलता है, अलाउड होता है। तो आर यू गेटिंग द assumptions? So these are the assumptions for calculation of this age. अब ये कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन केमिस्ट्री एज वेल एज इन फिजिक्स। केमिस्ट्री में क्या क्वेश्चन आया था 2006 जेईई एडवांस्ड में, अच्छा सवाल था, क्या है, आई विल टॉक अबाउट। मैं क्वेश्चन भी लिखूंगा, लिखो यहां, पहले ये नोट करो। ये क्वेश्चन था जेईई एडवांस्ड का। क्या था, अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन occurs at a place which increases concentration of C14। ठीक है, the age of a fossil, the age of a fossil is determined at a nearby area. The age of a fossil is determined at a nearby area of explosion and found to be T1. Age of fossil at far away place is T2. Relate T1 एंड T2। हालांकि क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव था, कॉम्प्रिहेंशन था क्वेश्चन, तो कॉम्प्रिहेंशन में, बट मैंने ऐसे सब्जेक्टिव बता दिया कि मुझे ऑप्शंस याद नहीं है, बट क्वेश्चन मुझे याद है। ये कह रहे हैं कि एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ कहीं पर, जैसे मान लो जापान में नागासाकी या हिरोशिमा में मान लो एक्सप्लोजन हुआ हो, और वहां पे C14 की कंसेंट्रेशन बढ़ गई बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। The age of the fossil is determined at a nearby area of the explosion and found to be T1. Age of the fossil at the far away place, far away place में तो जैसे इंडिया मान लो, जापान से बहुत दूर हो गया, तो इंडिया में तो कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, वहां उसकी एज T2 फाइंड आउट हुई, तो रिलेट T1 एंड T2। तो क्या होगा, व्हाट इज T1? एज ऑफ द फॉसिल इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा ln व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ C14 कहां पर, कंसंट्रेशन ऑफ C14 वेयर एक्सप्लोजन हैज टेकन प्लेस। तो C14 की कंसंट्रेशन मान लो नागासाकी बोल दिया मैंने, जापान ले लो समझाने के लिए, जापान जहां पे एक्सप्लोजन हुआ है नागासाकी में, अपॉन C14 इन फॉसिल। अच्छा T2 क्या है, फार अवे प्लेस, लैम्डा तो लैम्डा ही है C14 के डीके से, ln C14 की कंसंट्रेशन मान लो इंडिया ले लो जहां पे कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ, अपॉन
C14 फॉसिल। अरे फॉसिल के अंदर C14 तो सेम ही रहेगा। मतलब ये इस तरीके से हुआ कि हमें एक हड्डी का टुकड़ा मिला यहां जयपुर में लेबोरेटरी में गए, जिगर मुदर काउंटर के अंदर उस हड्डी का एक छोटा सा टुकड़ा रखा और वहां से बीटा एक्टिविटी काउंट की और देख लिया कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ C14। आ गई C14 की कंसंट्रेशन डिनोमिनेटर फॉसिल के अंदर, हड्डी के अंदर। अब ये C14 की कंसंट्रेशन हड्डी में यहां हो या एरोप्लेन में बैठ कर जापान पहुंच जाओ, नागासाकी पहुंच जाओ जहां एक्सप्लोजन हुआ था, वहां पे देखो वो तो C14 की कंसंट्रेशन तो सेम ही होगी। ये कोई सांस थोड़ी दे रहा है, ये तो डेड है। इसके अंदर C14 तो कांस्टेंट है, चाहे मैं इसकी एज इंडिया में नापूं, चाहे मैं इसकी एज जापान में नापूं, तो ये तो कांस्टेंट हुआ। बट न्यूमरेटर में क्या आता है? आज के दिन हड्डी के अंदर किसी जिंदा इंसान की या जिंदा जानवर की हड्डी के अंदर कितना C14 है, वो C14 इंडिया में अलग होगा, जापान में अलग होगा, क्योंकि इंडिया में तो कोई एक्सप्लोजन हुआ नहीं। मेरे अंदर C14 की एक सर्टेन कंसंट्रेशन है, बट नागासाकी में जो जन्म लिया जिस इंसान ने, बड़ा हुआ है, वहां पर C14 की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो जापान के अंदर C14 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, जिंदा के अंदर ये जिंदा है, ये मरा हुआ है, ये जिंदा यहां पर। तो जिंदा इंसान या जिंदा जानवर में C14 जापान में ज्यादा होगा, एक्सप्लोजन के कारण वहां पर ज्यादा एब्जॉर्ब किया है, ज्यादा कंसंट्रेशन है, तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर यहां ज्यादा है। सो ऑब्वियसली यू कैन से दैट T1 इज ग्रेटर देन T2। यही आंसर है, यही आंसर है गाइस, यही क्वेश्चन था, यही आंसर था। तो ये था कार्बन डेटिंग। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट और जेई मेन या जेई एडवांस्ड में किसी और फॉर्मेट में सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड अगेन। इनफैक्ट फिजिक्स में भी, मॉडर्न फिजिक्स में ये सब आता है। तो मिसलेनियस सीरीज में ये अगेन छोटा सा मेरा एफर्ट था। वैसे तो मैं कहता नहीं बच्चों से कि आप लाइक वाइक करा करो, बट कमेंट्स लिख करके मुझे ये जरूर बताया करो कि आपको इससे फ़ायदा होता है या नहीं। मतलब मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करूं या डिसकंटिन्यू करूं। मतलब मुझे जो चीज़ें लगती है ना, जब भी टाइम मिलता है, मेरे को टाइम तो वैसे थोड़ा कम मिलता है, पर जब भी टाइम मिलता है तो मैं थोड़ा सा 10-20-30 मिनट का कोई छोटे मोटे वीडियो बच्चों के लोगों के लिए बना लेता हूँ, ताकि IIT के लिए उनके कॉन्सेप्ट क्लियर रहें। जैसे ये क्वेश्चन जो है बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है जो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ।